आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश सर, उनसे जरा करते हैं कनेक्ट। और अविनाश सर को तो एक पहले बधाई भी देनी है, उनके एक शेयर था जो बहुत जोर से चला। अविनाश सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड रियली अपोलोजाइज कि थोड़ा आपको वेट करना पड़ा हमारी वजह से। थोड़ा हम दूसरे एनालिस्ट के साथ थे, बट थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने ना पिछली बार एक हमको शेयर लिया था, मैं उस शेयर का नाम भूल गया, बट वो बहुत जोर से चला, वो 30-40% चला था। मेरे को जैसे ही याद आएगा मैं बताऊंगा आपको, शेयर आपको बहुत जोर से चला। हम उसको 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे थे, मेरे से एकदम से माइंड से स्किप हो गया वो, तो जैसे मेरे को याद आएगा तो मैं आपसे पता करूंगा। अच्छा सर, एक बार जरा इन्फोसिस मेरे को बताओगे सर, इसकी ना बायबैक को लेकर एक बैठक होने वाली है और इसी महीने होगी, शायद 19 तारीख की डेट बता रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि आईटी ठीक भी है, इसमें तो न्यूज भी है बायबैक की, तो इन्फोसिस ठीक है सर, यहाँ से ले सकते हैं? इनफैक्ट डिम्पी, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में वापस थोड़ा सा वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से और मार्केट के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्ट वापस आ रहा है। मार्केट जिस प्रकार से तेजी से भाग रहा है, आई थिंक सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आईटी को एक सेफ बास्केट समझ रहे हैं, और यहाँ पे इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये दोनों विकल्प मुझे लग रहा है काफी अट्रैक्टिवली पोजीशनड है। आई ऑफ कोर्स इन्फोसिस में तो आप कह रहे हैं कि बायबैक की मीटिंग अनाउंस की है, तो वो एडिशनल ट्रिगर रहेगा, बट मुझे लग रहा है कि दोनों कंपनीज काफी वेल पोजीशनड है। रुपया अगर थोड़ा सा वीक होता है तो इसका फायदा भी कंपनी के मार्जिन्स पे आएगा, और डेफिनेटली ऐसे बाजार में जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी है और थोड़ा बहुत खतरा है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ऐसे माहौल में आईटी में डेफिनेटली एक्सपोजर होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है इन्फोसिस और एचसीएल टेक, ये दोनों ही वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे लग रहे हैं। डन। इन्फोसिस और एचसीएल टेक दोनों ही अच्छे हैं, और वैसे भी टेक्निकली भी अगर आप देखोगे तो एचसीएल टेक का ब्रेकआउट है, इन्फोसिस पे खबर है, चार्ट भी अच्छा है। अविनाश सर, वो शेयर में को याद आ गया, वो आपका था एंटनी वेस्ट, वो शेयर आपने बताया था पिछली बार जब आप हमारे साथ आए थे, तो मेरे को ये उस दिन भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि बड़ी अजीब अच्छी सी कंपनी आपने बताई, मैं तो इसका नाम भी उस दिन सुना था। जिस दिन से आप आके बता के गए हो ना सर, वहां से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम ये चल चुका है सर 40 से 50 रुपए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ 24 मई को भी जुड़े होंगे, मान लो चलो 24-25 तारीख को भी जुड़े होंगे, 26-27-28 को भी जुड़े होंगे, अगर 2 तारीख को भी जुड़े थे तब भी 300 रुपए का ही था, आज 350 हो गया। सर ये एंटनी वेस्ट को रखना है ना, क्योंकि उस दिन आप कह रहे थे इस शेयर को रखो ध्यान से, अच्छा ये पैसा बना के देगा आपको। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट एमपी, मुझे लग रहा है कि अगर निवेशक यहाँ पे 6 से 12 महीने की अवधि के लिए होल्ड करता है, तो आने वाला साल इनके लिए और भी अच्छा रहेगा। ये इंडिया की सबसे बड़ी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और हमें लग रहा है कि ऐसे स्पेस में बहुत गिने चुने प्लेयर्स है, प्लस इनकी कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं, कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी अच्छा है, तो कम से कम 425 450 का टारगेट लेके इसमें पोजीशन होल्ड करे। हमको लग रहा है कि अभी भी तेजी बाकी है, कंपनी के चौथे तिमाही के रिजल्ट्स आने बाकी है, और होपफुली उसके बाद कंपनी का क्या ग्रोथ आउटलुक रहेगा वो भी हमको पता चलेगा। बट ओवरऑल जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, हमको लग रहा है कि 425 450 का टारगेट प्राइस लेके इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, डन। अभी आप ये कह रहे हैं इसको अच्छे से होल्ड करना चाहिए। सर एक शेयर मेरे को जरा आपसे और पता करना था, वो आज थोड़ा मोमेंटम में भी, एक सर डीएलएफ देख के बता सकते हो सर, डीएलएफ ठीक लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है, देखिए डिम्पी, रियल एस्टेट सेक्टर में एक अलग तरीके का वेव चल रहा है। हमको देखा है कि कोविड के टाइम पे भी रियल एस्टेट के मार्केट में काफी अच्छी तरह से बाइंग हो चुकी है, और डीएलएफ में हमने देखा है कि बहुत अरसे से कर्जे की जो अमाउंट थी वो काफी कम हो चुकी है। इनका रेंटल बिजनेस भी अच्छी तरह से चल रहा है, और जिस प्रकार का इनका साइज है, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इसको और थोड़ी सी रियायत दे, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी कम चल रहा है। तो ये सारी बातें देखने के बाद मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे। रियल एस्टेट में हमको लग रहा है कि नॉट ओनली डीएलएफ बट काफी गिने चुने अच्छे प्लेयर्स है, जैसे कि प्रेस्टीज है, सोबा डेवलपर्स है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है, यहाँ पे भी पोजीशंस मुझे लग रहा है काफी पॉजिटिव हो रही है। तो ये स्पेस डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। काफी समय के बाद, कंसोलिडेशन के बाद जो बड़े प्लेयर्स है इनको फायदा होगा। तो डीएलएफ डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है। अच्छा सर, ये बैंकिंग स्टॉक्स में क्या करना है, क्योंकि सबको उम्मीद तो है कि बैंक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी चलेगा, बैंकिंग स्टॉक्स भी वापस चलेंगे। अभी तो थोड़ा सर रेंज में फंसे हुए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई भी प्राइवेट बैंक जिसपे आपको लगता हो ये शेयर ठीक है अभी भी? नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है अनलॉकिंग से बहुत ज्यादा बेनिफिट बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस भी कम हो रहे हैं, अभी तो 1 लाख के नीचे गए हैं।
तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि अगस्त सितंबर तक अगर डिम्पी नॉर्मल सी आती है, अनलॉकिंग पूरी तरह से होता है और उसके बाद थर्ड वेव नहीं आती है, तो बैंकिंग को बहुत अच्छी तरह से फायदा होना चाहिए। और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों विकल्प हमको लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। अगर किसी को अभी भी खरीदना है तो मैं समझता हूँ एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदे। आईसीआईसीआई बैंक में भी डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है। तो ये 2-3 ऐसे विकल्प हैं जहां पे हमको लग रहा है अगले 6 से 12 महीने में अच्छी खासी तेजी इवन फ्रॉम करंट लेवल्स पॉसिबल लग रही है। अविनाश सर, आपकी तरफ से कोई ऐसे वैल्यूएबल शेयर जब आपको ऐसा दिख रहा हो, क्योंकि अब देखो बाजार भी खुल रहे हैं, अब थर्ड वेव जब आएगी तब हो सकता है इस बार सेकंड वेव से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सबक भी लिया हो, तो शायद थर्ड वेव उतना डैमेज ना भी करे। कोई ऐसे शेयर्स जहां पर आपको अभी भी ग्रोथ, वैल्यूएशन सब कुछ ठीक दिख रहा हो? ये मैं पूछ रहा हूँ तब जब निफ्टी 15,700 है, पूछते समय डर तो लगता है, बट फिर भी आप ये बात मान के चलोगे 300-400 पर निफ्टी हिल डुल जाए, मेरे को कोई फर्क ना पड़े उस शेयर के अंदर, मैं अपना मनोबल अपना मेंटेन रखूं उसके अंदर। नहीं, पहली बात तो डिम्पी, मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, मैं कभी भी कोई भी शेयर रेकमेंड करता हूँ तो मैं इंडेक्स को बिल्कुल देखता नहीं हूँ। आई मीन ये टेक्निकल एनालिसिस तो करता नहीं हूँ, लेकिन इंडेक्स को देखने के बाद अगर आप शेयर खरीदोगे तो आप कभी शेयर मार्केट में एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि जिस प्रकार से इंडेक्स भागा है, आई मीन लोग इंडेक्स को बहुत माइक्रोस्कोपिक ग्लास से देखते हैं। बट मेरा मानना है कि मैं इंडेक्स को नहीं देखता हूँ, और बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडेक्स एक अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन रही बात शेयर मार्केट की, तो शेयर में आपको अगर कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशन अच्छे है, तो आपको इंडेक्स को बिल्कुल देखना नहीं चाहिए। और इस पॉइंट से मैं आपको अभी एक ऐसी कंपनी बताने वाला हूँ जो होल्डिंग कंपनी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। कंपनी का नाम है राणे होल्डिंग्स। अभी ये कंपनी करती क्या है? अभी ये बेसिकली कंपनी है जो राणे ग्रुप की कंपनीज की सबसे सारी कंपनीज को होल्ड करती है, प्रोमोटर्स की। और इनकी जो भी कंपनीज है, जैसे कि राणे मद्रास है, राणे ब्रेक्स है, राणे इंजन वाल्व्स है, 2 अनलिस्टेड कंपनीज है, जैसे कि इनका नाम राणे टीआरडब्ल्यू स्टीयरिंग सिस्टम्स है और राणे एनएसके स्टीयरिंग सिस्टम्स है, जहाँ पे इनका 50% स्टेक है। अभी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पिछले साल का मैं बैलेंस शीट देख रहा था, FY20 का बैलेंस शीट साइज करीबन 2000 करोड़ है। इस कंपनी की टोटल मार्केट कैप करीबन 950 करोड़ है। और हम अगर पूरी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट वैल्यू ले तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1500-1600 करोड़ की वैल्यू बनती है, जो अभी करंटली मार्केट कैप 950 करोड़ है। और सबसे बड़ी बात, जो अनलिस्टेड कंपनीज है, इसमें एक कंपनी है राणे एनएसके जो एयर बैग्स बनाने वाली है। एयर बैग्स अगले साल से डिम्पी सारे पैसेंजर कार्स में मैंडेटरी होने वाली है, तो इसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, पूरी राणे ग्रुप की कंपनीज आप एक कंपनी से खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो अभी सिग्निफिकेंट है। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि अगर साल भर का नजरिया है तो 14 करोड़ की इक्विटी है, और इस स्टॉक को मेरे ख्याल से अभी 680-689 चल रहा है, तो यहाँ से 1000-1100 रुपए का टारगेट प्राइस करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो इसमें डेफिनेटली डीप वैल्यू है। थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर जरूर है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि 350-400 रुपए के लिए जगह है जिन लोगों के लिए पोजिशनल डिलीवरी काम करना है। ठीक है, डन। ये इंटरेस्टिंग आपने कंपनी बताई है, और मेरे को लग रहा है कि सीधा ग्रुप को ही खरीद लो, ये अच्छा है। होल्डिंग कंपनीज के अंदर सबकी होल्डिंग्स होती है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का अपना बिजनेस तो होता नहीं है, वो सभी कंपनी में होल्ड रखी होती है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके रखी होती है। तो मैं ये बात बोलूंगा कि एग्जैक्टली आपको पूरे राणे ग्रुप की अलग अलग कंपनी कहाँ खरीदोगे, सीधा होल्डिंग ही खरीद लो, सीधा होल्डिंग खरीद लो, क्योंकि सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो ग्रोथ वाले बिजनेस के अंदर है। अब किसकी ग्रोथ ज्यादा आएगी, इसे मान लो अब अदानी एंटरप्राइजेज है ना, या हम अदानी ग्रुप की बात बोले, अब पूरा ब्रैकेट लो, या अदानी होल्डिंग कोई होती ना, तो होल्डिंग के रेट बहुत अच्छे होते, क्योंकि अदानी बहुत जोर से चला, पूरा ग्रुप बहुत से चला। कईयों ने कहा हमने पावर से पैसा बनाया, कईयों ने कहा हमने ट्रांस से पैसा बनाया, किसी ने कहा हमने एंटरप्राइज से पैसा बनाया। ये राणे होल्डिंग में को इस मामले में थोड़ा जम रहा है, क्योंकि आप राणे होल्डिंग का मद्रास वाला बिजनेस, इनका ब्रेक्स वाला बिजनेस, इनका जो एयर बैग्स का बिजनेस है, सब अलग अलग है सारे ऑटो इंजीनियर्स में, बट है सारे अच्छे ग्रुप के अंदर। सर, कोई स्पेसिफिक कंपनी होल्डिंग के अलावा भी राणे ही ग्रुप में से जो आपको बहुत अच्छी दिखती हो, अभी वैल्यूएशन भी हो तो? वैसे तो मैं होल्डिंग ले ही लूंगा, 1000 का टारगेट है ही, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो आपको बहुत जोर से चलती हुई दिखती है इस पूरे ग्रुप में से। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए राणे जो मद्रास वाली कंपनी है, काफी अच्छी तरह से बड़ी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली नजर रखिए, क्योंकि राणे मद्रास का एक्सपोजर ज्यादातर पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल्स पे ज्यादा है।
तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा बन सकता है। पर यहाँ पे ऑलरेडी राणे होल्डिंग्स का जो इक्विटी स्टेक है वो करीबन 68% है, तो ये बेसिकली इनकी पेरेंट राणे होल्डिंग्स है। और मैं अभी भी कहूंगा कि राणे होल्डिंग्स में अट्रैक्टिव बात यह है कि इनकी जो अनलिस्टेड कंपनीज है डिम्पी, वो बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया में काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग में और एयरबैग्स में। तो यहाँ पे वैल्यू अभी भी नहीं है क्योंकि ये अनलिस्टेड कंपनियां है। तो यहाँ पे खरीदने का मौका आपको सिर्फ राणे होल्डिंग से मिलेगा। राणे मद्रास भी अच्छी कंपनी है, लेकिन राणे होल्डिंग में आपको पूरा वैल्यू काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल नजर मत हटाइए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टॉक है, लेकिन डेफिनेटली हमको लग रहा है 1600-1700 करोड़ की वैल्यू है, 950 करोड़ की मार्केट कैप है, तो अभी भी डिस्काउंट काफी सिग्निफिकेंटली इन्वेस्टर्स के फेवर में। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जो अनलिस्टेड कंपनीज आप उसका हिस्सा कैसे बनेंगे? आप तो शेयर ही ले सकते हो, कंपनी के अंदर स्टेक कैसे लोगे? आप तो रिटेलर सब हो, तो आप इसके अंदर कैसे लोगे? आप राणे होल्डिंग्स को लो, लिस्टेड नॉन लिस्टेड सबका बेनिफिट आपको इसी के अंदर आ जाएगा। 1100 रुपए तक का टारगेट है। रेणु सिंह जी ने बात बिल्कुल ठीक लिखी है, इसलिए हम इनको मिस्टर गूगल भी कहते हैं। उन्होंने लिखा कि करेक्ट कमेंट्री मिस्टर अविनाश जी, तो हम तो कहते हैं कि अविनाश जी तो गूगल को भी पीछे हरा दे। ये बात हम ऑलरेडी पहले भी अपने शो में कई बार कह चुके हैं। अविनाश सर, कोई और शेयर आप बताना चाहते हो या सिर्फ राणे होल्डिंग ही रखें? नहीं, इनफैक्ट देखिए, एग्री स्पेस में हमने आपको पहले भी आपके शो पे बोला था कि अभी एग्री सेक्टर थोड़ा सा फोकस में रहेगा क्योंकि मानसून शुरू हुआ है। और यहाँ पे जो कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है बेसिकली शारदा क्रॉपकेम रहेगी। काफी अच्छी पोजीशन कंपनी ने FY21 के लिए रिकॉर्ड की थी। कंपनी कैश रिच है, बिल्कुल कर्जा नहीं है। और ROC ROE के पैरामीटर्स देखें तो 25-30% की ROC ROE मिलती है। तो यहाँ पे करीबन 350-360 का टारगेट है। यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि 425-450 का टारगेट पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली इसमें एक पोजीशन ली जा सकती है। यहाँ पे भी स्टेडी ग्रोथ और अच्छे वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी तरह से नजर रखिए। और मेरे ख्याल से आई थिंक ये स्टॉक जब भागेगा तब बहुत तेजी से भागेगा। काफी टाइम तक ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो ये डेफिनेटली जब ब्रेकआउट होगा तभी अच्छी खासी अपसाइड है। वाह, ग्रेट, गुड। ये भी कंपनी भी बहुत अच्छी है, शारदा क्रॉपकेम, राणे होल्डिंग, एंटनी वेस्ट। ये कुछ एक ऐसी कंपनीज है जो सर ने आज हमको फिर से रिपीट करके बताई, जिसमें राणे होल्डिंग आज नया बताया है, जिसका टारगेट 1000 रुपए से ऊपर का है। ये आप जब तक फंडामेंटल्स वगैरह भी देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, वो भी हम हाथों हाथ रखते हैं। आईटी पे सर बुलिश है, इन्फोसिस और HCL टेक, और कुछ बैंकिंग पे भी, जिसमें उन्होंने ICICI बैंक, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा का भी नाम लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला सर, समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन सर, थैंक यू वेरी मच फॉर एंटनी वेस्ट, बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला, थैंक यू वेरी मच सर।